नीट को खबर के लेकर लगातार कहीं ना कहीं जो अफवाह है वो लगातार आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक मोटिवेशनल स्टोरी मैं आज आपके सामने लेके आ रहा हूँ। एक लड़का जिसने अपने कैंसर को मात देते हुए उससे लड़कर नीट की परीक्षा दी, उसने वहाँ पर 720 में से 715 नंबर लाए। हमारे साथ मौलिक यहाँ पर जुड़ चुके हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी इस साल और उन्होंने 720 में से 715 नंबर लाए थे। मौलिक, आपने जो ये परीक्षा दी है, आपको इसमें क्या एक हार्ड लगा या फिर आपका एक जर्नी कैसे थी ये परीक्षा देने की, उस हिसाब से हमें बताइए। आपके यहाँ प्रिपरेशंस थे, ये बताइए हमें। सो 11th तो मेरा स्मूथली जा रहा था। मैंने 10th के बाद डिसाइड किया कि मुझे नीट के लिए प्रिपेयर करना है, डॉक्टर के लिए। तो मैंने 11th में एलएन में एडमिशन लिया। वहाँ से प्रिपरेशन तो स्मूथ थी, मतलब तभी तो कोविड का टाइम था, सो ऑनलाइन चल रहा था क्लासेस। सो ऑनलाइन मैं घर से ही पढ़ता था उस टाइम पे। उसके बाद कहीं ना कहीं बीच में डेंगू हुआ मुझे अक्टूबर मंथ में, 11th में ही। तो उसके लिए 5 to 6 डेज एडमिट था मैं। उसके बाद भी पढ़ाई तो मैंने कंटिन्यू ही रखी। 12th में जब मैं आया तभी मुझे डायग्नोस हुआ कि 12th में मई मंथ में थोड़े सिम्टम्स आने लगे। मुझे यूरिन में पेन होने लगा, मोशन नहीं हो रहा था। तो फिर उस टाइम पे पापा मम्मी भी गाँव थे और मैं हॉस्टल में था यहाँ पर। तो इमीडिएटली वो भी वहाँ से आए, डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने एक सोनोग्राफी करवाने का। उसमें डिटेक्ट हुआ कि मुझे 11/12 सेंटीमीटर का एक ट्यूमर है ब्लैडर रीजन में, पेल्विस रीजन में। तो उस टाइम मतलब सोनोग्राफी से तो उतना आइडिया नहीं आया था। सो उन्होंने फिर कहा कि आगे सीटी एक कराते हैं। सीटी किया, फिर वो मांस का बायोप्सी किया तो उसमें पता चला कि मुझे सार्कोमा है, इविंग सार्कोमा का एक टाइप है। तो उसी से उसके बाद से फिर मेरी पूरी ट्रीटमेंट ही चालू हुई। मेरी सबसे पहले सर्जरी हुई जून 30 को 2022 में। वहाँ से फिर कीमोथेरेपी मेरी चालू हुई प्राइवेट हॉस्पिटल चेंबूर में। 3 कीमोथेरेपी इसके बाद एक स्कैन किया था जिसमें पता चला कि अभी भी रेसिडुअल ट्यूमर बचा है अराउंड 4 सेंटीमीटर का। सो डॉक्टर्स को लगा शायद कीमो ने काम ना किया हो, इसलिए उन्होंने कीमो चेंज कर दिया, जिसने बिल्कुल भी काम नहीं किया वो। और मुझे 3 कीमोथेरेपीज दी गई दिसंबर तक। जनवरी में रिपोर्ट्स कराए तो पता चला कि अब वो 16 सेंटीमीटर का हो गया वो ट्यूमर। तो अब डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि अब तो सर्जरी करवानी पड़ेगी। उस टाइम पे डॉक्टर ने कहा था कि शायद सक्सेसफुल ना हो, उतना ट्यूमर निकले नहीं, बट कोई ऑप्शन था नहीं। सो सर्जरी करवा दी लास्ट ईयर जनवरी में वापस से। इस टाइम पे मेरा बोर्ड्स प्रैक्टिकल्स चल रहे थे बट मैं अपीयर नहीं कर पाया। उस टाइम पे फिर मैंने और पापा ने मिलकर डिसीजन लिया कि ये साल रहने देते हैं। तो मैंने लास्ट ईयर बोर्ड्स और नीट दोनों ही अपीयर नहीं किया क्योंकि आगे और लंबी ट्रीटमेंट चले इसके कारण। फिर मैंने टाटा हॉस्पिटल में हमने दिखाया, तो टाटा हॉस्पिटल से वापस से स्कैन कराया एक सेकंड सर्जरी के बाद। उसमें भी पता चला कि अभी भी 10 सेंटीमीटर का रेसिडुअल ट्यूमर है। तो रेडिएशन देने बजाय उन्होंने कहा कि पहले कीमो से श्रिंक करेंगे। तो 4 कीमोथेरेपीज मुझे दी गई। फिर मई मंथ में मेरी वापस से एक स्कैन किया जिसमें पता चला कि अभी वो श्रिंक होकर अराउंड 5/7 सेंटीमीटर का हो गया। उसके बाद मुझे रेडिएशन दी गए और 5 कीमोथेरेपीज दी गई। रेडिएशन के बाद और 8 कीमोथेरेपीज दी गए। उससे फिर नवंबर में पता चला रिपोर्ट से कि अभी मेरा जो कैंसर है ट्यूमर वो इनएक्टिव है और रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए। सो डॉक्टर ने मुझे फॉलो अप पे रखा। इस बीच मैंने घर से ही प्रिपरेशन जारी रखी थी मेरी। जब मैं इनिशियली 12th में था 2022 में, तब से मैं एलन के रिकॉर्डेड लेक्चर से ही करता था पूरी प्रिपरेशन। ड्यू टू सेकंड सर्जरी मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया, बट मेरी पढ़ाई ऑलमोस्ट हो चुकी थी उस टाइम पे। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक पीडब्ल्यू का बैच लेके रिवीजन कर दूंगा। तो मैंने कीमोथेरेपी के टाइम पे ही रिवीजन किया क्योंकि हॉस्पिटल्स हर वीक जाना रहता था और कीमोथेरेपीज अराउंड 6 से 9 घंटे चलती थी मेरी। तो मैंने डिसाइड किया कि हॉस्पिटल में ही पढ़ना बेस्ट है उस टाइम पे, क्योंकि कंसिस्टेंटली पढ़ूंगा तभी नीट क्लियर होगा। तो मैं हॉस्पिटल में 1-2 बुक्स लेके जाता था। ज़्यादा बुक्स ना लेनी पड़े इसलिए मोबाइल में डाउनलोड कर देता था लेक्चर्स और बुक्स वगैरह, और हॉस्पिटल से ही पढ़ता था। रिपोर्ट्स नॉर्मल आए इसलिए थोड़ा बूस्ट भी मिला कि अभी 6 मंथ्स बचे नीट को तो मैं और अच्छे से दे पाऊँगा। इसी बीच मेरे बोर्ड्स अच्छे गए, बट बाद में मार्च एंड में मैं वापस से हॉस्पिटलाइज्ड हो गया यूरिन इन्फेक्शन और स्टमक इन्फेक्शन की वजह से। उस बीच भी मैंने हॉस्पिटल से ही टेस्ट दिए। उस टाइम पे तो टेस्ट ही चले थे, मेजर टेस्ट मेरे एलन में। तो मैंने टेस्ट वगैरह दिए एंड देन मई मंथ में नीट में अच्छा मतलब उसी दिन
पेपर देने के बाद मैं जब घर आया तब मैंने एक्सपेक्ट किए थे 715, और OMR जब निकला तब वो चेक करके भी मेरे 715 आ रहे थे, तो मैं बहुत खुश था। तो जिस तरीके से अगर हम बात करें तो आपको लगातार जो है हेल्थ की एक समस्या आ रही थी नीट एग्ज़ाम देने से पहले, कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन इससे लूज़ होता है। अगर हम लोग बाकी लोगों से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन लूज़ होता है कि यार मुझे बीमारी आ गई है तो मैं नहीं दे दूंगा, या फिर ऐसा एक मोटिवेशन लूज़ होता है। आपको क्या वो मोटिवेट करने के लिए, और आपने इतने अच्छे मार्क्स लाए, क्या था आपका वो मोटिवेशन? मैंने बीमारी को ऐसा बिग डील लिया ही नहीं कभी। मेरे पेरेंट्स बहुत मेहनत कर रहे थे मेरे लिए, मतलब पढ़ाई पे मैं फोकस करूँ इसलिए वो मेरे बाकी सारे हेल्थ का ध्यान रखते थे। मतलब मेरे पापा टाटा हॉस्पिटल में वो ही आते थे रेगुलरली, मम्मी घर पे रहते थे। मम्मी मेरे डाइट का पूरा ध्यान रखते थे, फ्रूट्स वगैरह टाइम पे देना, ये मम्मी ने पूरा देखा। पापा भी हॉस्पिटल में, मतलब वहाँ इतनी क्राउड है कि वहाँ सिर्फ पेशेंट्स को ही बैठने मिलता है, तो पापा आवर्स तक खड़े ही रहते थे वहाँ पर। सुबह से शाम हो जाती थी वहाँ OPD के टाइम पे, तो यहाँ से जाना टाटा हॉस्पिटल तक आना सब उन्होंने ही ध्यान रखा, और वही मेरे मोटिवेशन थे, मतलब ताकि उनको भी मैं प्राउड कराऊँ, ऐसा मेरा ख्याल था। और एक और था कि मैं जब इनिशियली डॉक्टर बनने का सोचा तब कोई स्पेशलाइजेशन वगैरह नहीं सोचा था। ये सोचा कि अभी एक बार नीट हो जाए फिर देखेंगे, 4 साल MBBS है, 5 साल तक। तो फिर सोच, अभी जब मेरा कैंसर डिटेक्ट हुआ तब और भी मोटिवेशन मिला कि मैं इसी का एक डॉक्टर बनूं, इस पे रिसर्च कर सकता हूं मैं, और ऑन्कोलॉजिस्ट बनने का सपना ही था, सपना बन गया था मेरा। तो यही मुझे मोटिवेट करता था आगे और मेहनत करने को। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अभी नीट पर जो भी अब वाद विवाद जो शुरू है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ये वाद विवाद, आपने 715 मार्क लाए, आपको कांग्रेचुलेशन इस बारे में, लेकिन जब वाद विवाद आता है तब कहीं ना कहीं आपका एक मोटिवेशन या फिर लूज होता है। अ, वैसे तो ये गलत, ये जो चल रहा है पेपर लीक का मामला, तो गलत ही है। पेपर लीक करना ऑब्वियसली रॉन्ग है, बट कहीं ना कहीं एक रीनीट के पे क्वेश्चन आता है कि उनका क्या जिन्होंने जेन्युइनली स्कोर किया है। मतलब 650 एज एक्सपेक्टेड, ये साल 650 तक कट ऑफ सब बोल रहे हैं, लास्ट ईयर तक 600 तक शायद था। तो डेफिनेटली जो 600 to 650 के रेंज में है उन्हें तो कहीं ना कहीं दुख होता ही होगा, बट उनका क्या जिन्होंने 650 प्लस जेन्युइनली स्कोर किया है, वो ये चीज़ लोग बोलते हैं कि टॉपर्स वापस से पढ़ के वापस से उतना स्कोर कर सकते हैं, बट वैसा नहीं है। ये इसमें सिर्फ हार्डवर्क नहीं चाहिए, इसमें कंसिस्टेंट हार्डवर्क चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक दिन हार्डवर्क करो और एक वीक का रेस्ट लो। मतलब जो मैं इसीलिए कीमो के टाइम पे भी पढ़ता, क्योंकि मुझे पता था कि आज मैं नहीं पढ़ूंगा तो फिर कल को जब 4-5 महीने रह जाएंगे नीट को तो मैं नहीं कर पाऊंगा। कंसिस्टेंट जो हार्डवर्क था, इसकी वजह से कोई टॉपर बनता है। बट वही अगर 50 डेज़ ऑलरेडी हो गए नीट एग्ज़ाम को, अगर हम लोग ने ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया कि हमारा अच्छा स्कोर आने वाला है, तो हम क्यों पढ़ेंगे 50 डेज़ में? और सडनली अगर ऐसा आ जाए कि वापस से री एग्ज़ाम हो, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। अब ये करंट सिनेरियो में एक CBI जांच के लिए रखी है, तो अगर वो निकालते कि ये मास लेवल पे है, अभी तो आई डोंट थिंक किसी स्टूडेंट को आइडेंटिफाई किया जिसके 600 प्लस भी आ रहे हैं चीटिंग करके। तो अगर वैसा है ही नहीं, इतने मास लेवल पे लीक हुआ ही नहीं, तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जेन्युइनली कट ऑफ बढ़ा है। और वैसा नहीं है कि जेन्युइन स्कोरर्स नहीं है। हमारे भी जो मुंबई के सेंटर पे थे, लास्ट ईयर तक 3 स्टूडेंट्स के 700 प्लस आए थे, ये साल 7 स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करोगे ये पूरे को इंडिया लेवल पे, तो जेन्युइनली पेपर ईजी निकला है, इसीलिए कट ऑफ हाई जा रहा है। और एक और बात है कि उन्होंने फिजिक्स के भी एक आंसर की को चेंज किया था, 2 ऑप्शंस करेक्ट रखे। 44 टॉपर्स तो इसीलिए 720 वाले आ गए। अगर कहीं ना कहीं उसको भी चेंज ना करो तो कहीं ना कहीं सबके 5 मार्क्स डाउन होंगे और सबके मार्क्स डिफरेंट होंगे। 60 टॉपर्स की वजह शायद सिर्फ 20 तुम्हें 720 वाले मिले। बट यही है, कहीं ना कहीं NTA की गलती है, पूरे सिस्टम की फॉल्ट है। और एक और है कि ये सब निकलने के बाद मीडिया में ये तभी आया जब इसको पॉलिटिकल इश्यू बना दिया गया। हर एक पार्टी दूसरे पार्टी को ब्लेम कर रही है कहीं ना कहीं, बट इस बीच स्टूडेंट्स का कोई नहीं सोच रहा, सब अपना बेनिफिट ही देख रहे हैं। इलेक्शन के टाइम्स पे रिजल्ट निकाला उन्होंने, उस टाइम पे तो कोई विवाद नहीं हुआ। जब इलेक्शन का मामला ठंडा हुआ तभी ऑपोजिशंस आ गई इस पे बोलने के लिए कि नीट मामला है। कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो भी मुझे गलत लग रहा है कि इतने स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व ना करो। जो डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट लेंगे और वो फाइनल है, सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इंस्टेड स्टूडेंट्स को घर बैठ के अपने पेरेंट्स का सोचना चाहिए। अगर रीनीट हुआ तो पढ़ना भी चाहिए। मैंने खुद रिवीजन स्टार्ट किया है,
तो इंस्टेड ऑफ दिस ड्रामा मैं सोचूं कि इसको जितना शांति से लीगली मैटर जितना हो सके वैसा ही रखना चाहिए इन्हें। अगर आपको नीट की आपको एक अगर फ्यूचर के जो आपके एक अपकमिंग जनरेशन है उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे? जो आपने नीट एग्ज़ाम दिया, आपका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, 720 में से 715 मार्क्स, तो आप उन्हें क्या एक फ्यूचर के लिए गाइडेंस देना चाहेंगे? सबसे पहले तो 10th के बाद ये स्ट्रीम तभी लो साइंस अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट हो, क्योंकि कहीं ना कहीं टफ स्ट्रीम है, डेफिनेटली कंपटीशन तो स्काई हाई है अभी इस टाइम। तो अगर आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है साइंस सब्जेक्ट में, मैथ्स में, बायोलॉजी में, तभी कहीं ना कहीं आना चाहिए। और अगर आप आते भी हो तो ये हमेशा सोच कर आना है कि अभी वैसा नहीं है जैसी 10th में पढ़ाई थी। 10th में मैंने खुद ने इतनी सीरियसली नहीं लिया था, बट 11th में आके मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मुझे अब सीरियस होना है। एंड डेफिनेटली दिस एग्ज़ाम्स रिक्वायर, नीट हो गया, जेई, ये सारे एग्ज़ाम्स में सीरियस होना पड़ेगा। सिर्फ हार्डवर्क नहीं, जैसा मैंने कहा कंसिस्टेंट हार्डवर्क चाहिए। आप डेली करोगे तो एंड में प्रेशर नहीं आएगा, एंड में फिर डीमोटिवेट नहीं होंगे। मोटिवेशन आई थिंक वैसे ही आएगा कि आप आज स्कोर करो। सपोज आपने आज टेस्ट दिया, आपने एक स्कोर किया, तो मोटिवेशन तभी आएगा जब आप कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करो और नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा स्कोर करो, तो उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ, तो वैसे ही इम्प्रूवमेंट आएगी। तो मैं फ्यूचर जो एस्पेरेंट्स हैं उनको यही बोलूँगा कि कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करो। 2 साल की मेहनत है, उसके बाद तो कंपटीशन तो एटलीस्ट नहीं है, आगे एमबीबीएस स्मूथ ही शायद जाएगा। तो यही मेरा कहना है। आपका अभी आपने जब नीट दिया था तब आपका एम क्या था? क्या आपको ये कॉलेज चाहिए था? कुछ कुछ लोगों के ऐसे एम रहते हैं कि मुझे ये वाला कॉलेज चाहिए या मुझे वो वाला कॉलेज चाहिए, आपका एम क्या था इस बारे में? मेरा तो एम KEM कॉलेज ही था मुंबई में। मैं दिल्ली तो शिफ्ट ना हूँ हेल्थ रीजंस की वजह से, एंड यहाँ पर घर पे रह के एक सिंस KEM थोड़ा पास ही, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स होता है, बट जर्नी मतलब ट्रेन से जाओ तो जल्दी पहुँच जाओगे। तो मेरा KEM हॉस्पिटल ही था। ऐसा था नहीं कि मुझे टॉप करना है, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लाना तो कहीं ना कहीं रहता ही है कि इतनी मेहनत कर रहे हो तो फिर अच्छी रैंक क्यों ना आए। एक्सपेक्टेड था मेरा 715 लाख के भी कि मेरी टॉप 50 या एटलीस्ट टॉप 100 आ जाए इन्फ्लेशन से भी, बट कहीं ना कहीं 300 के अराउंड रैंक मिलना, मेरी 290 रैंक है, सो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, बट वो 3-4 डेज़ के लिए ही था। ये थे हमारे साथ मौलिक, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत किया और जिस तरीके से नीट पर जो वाद विवाद शुरू है इस पर अभी रोक लगाना चाहिए, और जो स्टूडेंट्स के लिए जो अच्छा है वो करना चाहिए NTA को और प्रशासन को।